केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कम्युलेटिव है ना। तो हॉट बॉडी का कॉन्ट्राडिक्ट कैसे निकला वेब थ्योरी में, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं। हॉट बॉडी में जब हम आयरन रॉड को जब हम हीट करते हैं तो पहले रेड कलर देता है, फिर ऑरेंज कलर देता है, फिर येलो कलर देता है, फिर ये ब्लू कलर देता है। जब ये वेव थ्योरी था, यानी जब मैक्सवेल का टाइम था, तो लोगों ने पूछा कि ये अलग अलग कलर क्यों, तो उसके पास जवाब नहीं था। तो जब प्लैंक आया, यानी क्वांटम थ्योरी आया, यानी प्लैंक थ्योरी आया या क्वांटम थ्योरी आया, तो इसका जवाब मिला कि जैसे जैसे इसके अंदर एनर्जी चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका लेमडा चेंज होगा, और जैसे जैसे लेमडा चेंज होगा वैसे वैसे अलग अलग रेडिएशन के लाइट इमिट होंगे। लेमडा चेंज एनर्जी चेंज, लेमडा चेंज एनर्जी चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज। ये चीजें इसको नॉलेज नहीं था, ये कुछ इंटेंसिटी से रिलेट कर रहा था इसको, एनर्जी को। तो इसीलिए हॉट बॉडी के अंदर, अब जैसे मान लो बल्ब के अंदर फिलामेंट है, वो भी हॉट बॉडी है, तो वो भी रेडिएशन इमिट करता है। तो हॉट बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे देखोगे फिलामेंट का कलर चेंज हो जाता है। फिलामेंट का कलर क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी चेंज हो रहा है। एनर्जी चेंज होने से लेमडा चेंज हुआ, लेमडा चेंज हुआ तो उसका क्या हुआ? लाइट अलग अलग इमिट कर रहा हो। तो कुल मिला के लेमडा को रिलेशन किससे? एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है, और एनर्जी का रिलेशन लेमडा से। जहां ये दोनों होगा, यही चीजें इसको नहीं आ रहा था, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट निकल के आ गया। समझ में आ गया था? अब ब्लैक बॉडी भी रेडिएशन इमिट करता है, तो ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? या तो वो सारे के सारे कलर को क्या कर ले, अब तुम पढ़े होगे कि ये रेड कलर दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे जो व्हाइट कलर है, जो उसके अंदर विगब्योर है, 7 कलर है, वो सारे कलर को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व, और उस कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए वो कलर हमें दिखाई दे रहा है। ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सारे कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। वाकई ऐसे ब्लैक कलर को होता है? विगब्योर में ब्लैक होता है क्या? विगब्योर में ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक कहां से आ गया फिर? क्योंकि सारे कलर को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, तो ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली हमें तैयार किया हुआ है। तो ब्लैक बॉडी जो है वो एक ऐसा तैयार किया जाता है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। एक स्फेरिकल हॉलो लिया जाता है और इसके अंदर प्लेटिनम के ब्लैक कलर का लेयर लगाया जाता है, यानी कोटिंग किया जाता है। समझ में आ गया? और जब इसके अंदर देखो, यहां से एक लाइट आते हुए दिखाई दिया गया है। जब उसके अंदर लाइट आया है तो वो उस लाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, उसको बाहर नहीं जाने दिया। सारे के सारे 100% एब्जॉर्बर होता है, और कोई उसके अंदर से लाइट इमिट नहीं हुआ कि हमें कलर दिखाई दे। सारे को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन रेडिएशन इसके अंदर से निकलता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो ये 100% एब्जॉर्बर है, इसीलिए ब्लैक कलर दिखाई देता है। लेकिन फिर भी ये लाइट इमिट करता है, सॉरी रेडिएशन EMR इमिट करता है। इसका और बाकी डिटेल फिजिक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ ब्लैक बॉडी का हमें वहीं पढ़ना है। तो वॉल्यूम निकालना पेज नंबर 9, इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो पूछता है। ब्लैक बॉडी निकालना पेज नंबर 9 मैं पढ़ दे रहा हूं, और एक ग्राफ के बारे में ज्यादा मैं डिस्कस कर दूंगा। एक ग्राफ है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को लिखना, अभी मैं पढ़ रहा हूं। द आइडियल बॉडी विच इमिट और एब्जॉर्ब, यानी ये 100% इमिटर है या 100% एब्जॉर्बर है। रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, किसी भी टाइप के फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेता है? अभी लिखना नहीं है, पढ़ रहा हूं। ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है, the radiation of black body is called black body radiation. Hollow sphere coated inside the platinum black which has a small hole in the wall can act as a near black body. वही hollow sphere वाला जो भी दिखा रहा था, उसके अंदर hollow sphere के अंदर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग कर दिया जाता है, लाइट उसके अंदर भेजा जाता है, वो लाइट
कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी ब्लैक लाइट जाने के बाद भी ब्राइटनेस आना चाहिए था ना उसके अंदर, लाइट जाने के बाद वो ब्लैक का ब्लैक ही दिखता है। इसका मतलब लाइट कहाँ गया, जब लाइट को पास कराया गया उसके अंदर तो लाइट गया कहाँ, एब्जॉर्ब हो गया वो। तो अगर वो लाइट इमिट करता तो ग्लो हो जाता ना, वहां पे वो ग्लो हो जाता। अब नॉर्मल केस में अगर शर्ट ये ब्लैक दिख रहा है तो ये तो बाकी चीजें दिख रहा है, ये सारे के सारे लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो ब्लैक हॉलो बनाया गया और इसके अंदर से जो लाइट पास करवाया गया, लाइट पास करवाने के बाद देखो यहां से लाइट आते दिखाई, ये लाइट टकरा रहा है इधर से उधर, तो ये इसके अंदर ग्लो होना चाहिए, ब्राइटनेस आना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन दिखता ही नहीं। तो लाइट गया कहाँ, तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को इसके पास एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। 100% एब्जॉर्बर होता है ब्लैक बॉडी और 100% इमिटर होता है। ठीक है, अब नीचे पढ़ना, दो एग्जाम्पल लिखा हुआ। एक्चुअली ये एग्जाम्पल हॉट बॉडी का है, ये ब्लैक बॉडी का नहीं है। क्या लिखा हुआ है, रेडिश ग्लो फ्रॉम द हीटेड एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोव। घर में जो हम सिगड़ी खाना बनाते हैं या स्टोव जो होता है उसको हीट करते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड कलर। क्यों रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि हीट एनर्जी बढ़ा। जब जब कलर के बारे में आएगा तब तब सोच लेना कि एनर्जी से कुछ ना कुछ उसका रिश्ता नाता है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक चलेगा। जब जब रेडिएशन आएगा तब तब वहां एनर्जी होगा। जहां रेडिएशन है, जहां पर लेमडा है वहां लाइट है, एनर्जी है। जहां लेमडा जहां एनर्जी है वहां फ्रीक्वेंसी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक यही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये दो जो एग्जांपल दिखा हुआ है हॉट बॉडी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाइट लाइट इमिटेड बाय द हॉट फिलामेंट इन लाइट बल्ब। लाइट बल्ब के अंदर क्या होता है, हॉट फिलामेंट के अंदर लाइट, व्हाइट लाइट इमिट होता है। क्यों, वो ये वाला एग्जांपल ब्लैक बॉडी का है, वो वाला एग्जांपल लेकिन उसका है। तो एग्जांपल लिख लेना, इसके बाद हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो ये 2-3 थ्योरी पॉइंट लिख लेना, उसके बाद हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स मेन फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर है। ये 2-3 पॉइंट लिख लो। और इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूं ताकि तुम लिंक कर सको कि हम ब्लैक बॉडी को वेव थ्योरी किस नजरिए से देखता था और क्वांटम के बाद किस नजरिए से इसको देखने लग गया। तो उसका हमें चीजें लिंक करना है। तो पॉइंट्स को लिख लेना ब्लैक बॉडी वाला। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी। कोई चीज को जब हम हिट करते हैं, सन इज ए टाइप ऑफ हॉट बॉडी, हम आयरन रॉड को हिट करते हैं टाइप ऑफ हॉट बॉडी, फिलामेंट हिट हो गया हॉट बॉडी। अब ब्लैक बॉडी बनाया जाता है, जो अभी डायग्राम में दिखाया उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग करके बनाया जाता है। हॉट बॉडी लाइट को इमिट करते हैं, जबकि ब्लैक बॉडी सारे लाइट को फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लिख लिए होगे। चलो अब देखो यहाँ ग्राफ, तो ग्राफ हम एक बनाएंगे और इस ग्राफ को बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ जो बनाया गया है वो इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है।
उस ग्राफ के ऊपर पढ़ोगे, वहां वाई एक्सिस पे कुछ और लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन इसके ऊपर पढ़ोगे इस पॉइंट को तो लिखा हुआ है, ए ग्राफ इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगेंस्ट वेवलेंथ एज शो इन द फिगर। तो बाकी बुक में इंटेंसिटी लिखता है। ध्यान से सुनना, सब कुछ पढ़ाने के पहले 2-3 बातें। समर के दिन में धूप ज्यादा क्यों लगता है? इंटेंसिटी ज्यादा लगता है। इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब क्या दिमाग में रख के चलोगे? इंटेंसिटी का मतलब जब जब इंटेंसिटी आएगा क्या दिमाग में रखोगे? गर्मी के दिनों में धूप ज्यादा लगता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो, बिल्कुल सही है। गर्मी का दिन हो या विंटर सीजन हो, सन तो वही लाइट, वही फ्रीक्वेंसी, वही लैम्डा इमिट करेगा ना। यानी सन के अंदर एनर्जी, चाहे गर्मी के दिन में या ठंडी के दिन में हो, एनर्जी तो उतना ही होगा, वेवलेंथ तो उतना ही होगा, एनर्जी तो लैम्डा उतना ही होगा। तो फिर ज्यादा धूप कैसे लग गया? इंटेंसिटी बढ़ गया। इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब नॉर्मल ऐसे समझना, मान लो इस हाथ पे रेडिएशन पड़ रहा है, तो ठंडी के दिन में 1 सेकंड में 10 रेडिएशन इसके ऊपर पड़ा, और गर्मी के दिन में 1 सेकंड में 50 रेडिएशन पड़ गया इस पे। तो वही है रेडिएशन, यानी नंबर ऑफ रेडिएशन पर सेकंड। इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है, उसमें धूप ज्यादा लगता है। तो नंबर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है, कल में हमने बोला था तीव्रता, ब्राइटनेस, चमक ज्यादा इसके अंदर, यानी नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड। ये जब जब आए, जब जब मान लो क्वेश्चन अगर आए, तो यही दिमाग में रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर इंटेंसिटी से कोई रिलेटेड मान लो स्टेटमेंट आए, तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आना चाहिए ना हमारे दिमाग में, तब ना उसके रिगार्डिंग हम बातें सोचेंगे। तो अब आए तो इंटेंसिटी का मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन, धूप ज्यादा लगना। इंटेंसिटी बढ़ गया है, नहीं कि एनर्जी बढ़ा है और ये बढ़ा है। एनर्जी से रिलेटेड अगर बात होगा तो एनर्जी में और लेमडा में रिलेशन है, एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। एनर्जी में और रेडिएशन में कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी बढ़ने से रेडिएशन ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी का रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं। रेडिएशन का मतलब होता है, चाहे गर्मी के दिन हो चाहे इसमें एनर्जी तो उतना ही है, तो फिर धूप ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि गर्मी के दिनों में 1 सेकंड में 50 रेडिएशन पड़ रहा है, तो वहीं ठंडी के दिनों में 1 सेकंड में केवल 10 ही रेडिएशन पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ रेडिएशन वो चेंज हुआ है, नहीं कि एनर्जी चेंज हुआ है। तो याद रखना, इंटेंसिटी का इसका लेना देना है, एनर्जी का इसका लेना देना नहीं है। एनर्जी जहां है वहां लेमडा है, एनर्जी जहां है वहां फ्रीक्वेंसी है। जहां एनर्जी है वहां रेडिएशन नहीं है, रेडिएशन है वहां नंबर ऑफ, जहां इंटेंसिटी है वहां रेडिएशन है, नंबर ऑफ रेडिएशन है। कल भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक में, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला था कि बैटरी ज्यादा चार्ज करना है तो इंटेंसिटी बढ़ाया है। इंटेंसिटी मतलब उस पर पड़ने वाला जो रेडिएशन है वो, उसकी संख्या बढ़ गई है, नंबर बढ़ गया है, नहीं कि वेवलेंथ बढ़ा है। और ये चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। रेडिएशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ना तो घटता है ना बढ़ता है। तो कल बताया था, यहां से यहां ले जाने में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन है वो बढ़ाता है। तो रेडिएशन विल इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है। तो जब जब स्टेटमेंट आए तो यही दिमाग में लेके चलना है। समझ में आ गया? रेडिएशन का मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड, इंटेंसिटी का मतलब। इस इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। फिर बैटरी क्यों, इस रेडिएशन का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। फिर बैटरी क्यों चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ा देता है। जहां एनर्जी है वहां वेवलेंथ है, जहां एनर्जी है वहां, और जहां एनर्जी है वहां रेडिएशन नहीं है। समझ में आ गया ना? इसके रिलेटेड स्टेटमेंट बोलेगा तो यही हमें काम करना है, कोई डाउट नहीं है ना?
अब इसको बढ़ा दिया जाए फ्रीक्वेंसी को तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटा दिया जाए तो ये बढ़ जाएगा। फिर इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जाए? एम्पलीट्यूड बढ़ा के। और दूसरा तरीका, तुम बल्ब देखते होगे तो ये बल्ब नहीं, कुछ कुछ बल्ब ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा टाइम लेके ज्यादा ग्लो करता है, जैसे वेपर लाइट वगैरह, जैसे जैसे हीट होता है वैसे वैसे ग्लो ज्यादा करता है, यानी उसका ब्राइटनेस बढ़ता है। ऐसा क्यों होता होगा? एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई लेना देना नहीं। एनर्जी से रेडिएशन का कोई, इंटेंसिटी का क्या, रेडिएशन नहीं इंटेंसिटी लिखना पड़ेगा। सही बोल रहे हो। हीट बढ़ने से, हाँ, हीट बढ़ने से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ग्लो क्यों होता जा रहा है? क्या वो लाइट के अंदर एनर्जी चेंज हो गया उसका? नहीं, उसके अंदर जो 1 सेकंड में 10 रेडिएशन को इमिट कर रहा था, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, स्टार्टिंग में मान लो 10 रेडिएशन को इमिट कर रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ गया वैसे अब 50 रेडिएशन को इमिट करने लगे, तो उसका ब्राइटनेस क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन बढ़ गया, यानी जो बल्ब स्टार्टिंग में जो कम टेम्परेचर पे था वो कम रेडिएशन को इमिट कर रहा था। ये मत सुनना कि लाइट कम इमिट कर रहा, लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फिर ग्लो क्यों हुआ? तो ग्लो इसलिए हुआ कि जो स्टार्टिंग में 10 लाइट को इमिट कर रहा था वो बाद में हीट होने के बाद 50 लाइट को इमिट कर रहा है 1 ही सेकंड के अंदर, इसलिए उसका ब्राइटनेस, उसका तीव्रता बढ़ गया, चमक बढ़ गया उसका। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ रेडिएशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर उस ग्राफ के बारे में ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज और है कि ग्राफ तो हम इंटेंसिटी में और वेवलेंथ में ड्रॉ कर रहे हैं, और इसका कोई लेना देना तो है नहीं इस एनर्जी से, तो वो नहीं है। फिर समझा रहे हैं क्या दिया हुआ है। एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है और यहां लिखा हुआ है T2 और यहां लिखा हुआ है T1। अगर मैं एक और ड्रॉ कर दूं और यहां लिख दूं T3, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? क्यों T3 का ज्यादा होगा? इसका इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा मतलब, उल्टा बोलो, टेम्परेचर ज्यादा मतलब, इसलिए T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर ज्यादा, बल्ब इसलिए बार बार समय के साथ वो ग्लो होता जा रहा था क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा था, लाइट एनर्जी नहीं बढ़ रहा था। तो ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा टेम्परेचर, तो ये पहला क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लेता है। अब बहुत अजीब सा बात है कि वेवलेंथ में इंटेंसिटी में ये ग्राफ बनाया हुआ है, और जबकि इसके कोई लेना देना नहीं है इसका इंटेंसिटी का इस एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी मतलब वेवलेंथ। तो फिर ये क्या बताया गया? तो ध्यान से सुनना, इस ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब इसके लिए एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो 100 स्टूडेंट दौड़े, एक रेस हो रहा है, 100 स्टूडेंट दौड़ रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 5 मीटर से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में दौड़ने वाला की संख्या, सब एक ही साथ दौड़ गए, उनकी संख्या जो है वो मान लेते हैं 10 है। 11 से लेके 20 तक की दौड़ने वाला की संख्या 60 है, और 21 से लेके 30 तक की दौड़ने वाला की संख्या मान लेते हैं 20 है, और 31 से लेके 40 तक 10 है। ऐसा करते इसमें एक घटा देते हैं और एक बढ़ा देते हैं। ये क्या है? स्टूडेंट का नंबर है, और ये क्या है? रेंज है। ये रेंज है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस ग्राफ से रिलेटेड है ये चीजें। ये रेंज है और ये नंबर है। या दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं मार्क्स का। कम मार्क्स लाने वाला की नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं? कम। और बहुत ज्यादा टॉप मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या क्या होता है? कम। यानी टॉपर भी कम होते हैं और ड्रॉपर भी कम होते हैं। मिडिल में मार्क्स लाने वाले की संख्या क्या होता है? ज्यादा। ऐसा होता है ना। अब यहां सोचो, कम स्पीड से दौड़ने वाला की संख्या कम है,
और ज्यादा भी स्पीड से दौड़ने वाला की संख्या क्या है? कम है। इस स्पीड से दौड़ने वाले की संख्या क्या है? ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाले की संख्या भी कम है। इस स्पीड में दौड़ने वाले की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो एक तरफ रेंज है और एक तरफ नंबर है। कम मार्क्स लाने वाला के भी स्टूडेंट का नंबर कम है और ज्यादा मार्क्स भी लाने वाले के स्टूडेंट के नंबर ज्यादा है। यानी ड्रॉपर भी कम है और टॉपर भी कम है, यानी फेल भी कम हुए और 99% भी लाने वाला कम है। फेल भी 1-2 हुए और 99 भी 1-2 लाए, लेकिन बीच में 60 से 80 लाने वाला की नंबर क्या है? ज्यादा है, या 90 तक लाने वाला की संख्या ज्यादा है। तो ये मत सोचना कि इस इंटेंसिटी में और लेमडा में रिलेशन बताया गया, नहीं। इंटेंसिटी का फिर से मीनिंग बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ रेडिएशन, मतलब ये रेंज। कम वेवलेंथ, अब मान लो इस बॉडी के ऊपर लाइट इमिट हो रहा है और सबका वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। मान लेते इसका वेवलेंथ यहां 1 एंगस्ट्रॉम है, यहां जो वेवलेंथ है इसका एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम है, यहां जो है वो है 10 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और यहां जो है वो मान लेते हैं 40 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां 1 एंगस्ट्रॉम वाले की संख्या केवल 3 है और बहुत ज्यादा जो है वो भी 3 ही है, मतलब कम है। इस रेंज में लाने वाला जो वेवलेंथ है यहां पर 10 है, इस रेंज में संख्या बहुत ज्यादा है 40। यानी कम वेवलेंथ वाला की संख्या क्या है? कम है। ज्यादा वेवलेंथ वाला की संख्या क्या है? कम है। ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कम है और ये वेवलेंथ कम। वेवलेंथ लाने वाला की संख्या क्या है? ज्यादा वेवलेंथ वाला की संख्या क्या है? किस वेवलेंथ का संख्या सबसे ज्यादा है? जो मिडिल में। ये मत सोचना कि संख्या ज्यादा मतलब नंबर ज्यादा, संख्या ज्यादा मतलब नंबर ज्यादा नहीं। उस रेंज में लाने वाला की वेवलेंथ नंबर वो ज्यादा है। चाहे इससे रिलेट कर लो या इससे कर लो या इससे कर लो, कोई एक से रिलेट कर लो। यानी हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला, ये मत सुनना कि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, नहीं। हाईएस्ट वेवलेंथ पढ़ने वाला की नंबर कम है, लोएस्ट वेवलेंथ पढ़ने वाला का नंबर क्या है? ज्यादा। यानी मान लो अलग अलग लाइट इमिट हो रहा है, चलो बल्ब ही है, अलग अलग लाइट इमिट कर रहा है, तो जो कम वेवलेंथ उसमें से निकल रहा होगा उसका नंबर क्या होगा? कम होगा। ज्यादा वेवलेंथ वाला का उसमें नंबर क्या होगा? कम होगा। और एक ऐसा वेवलेंथ का रेंज आया होगा जिस वेवलेंथ में उसमें नंबर ज्यादा हुए होंगे। यानी एक ऐसा भी स्पीड होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? ज्यादा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि उसका संख्या ज्यादा है। वो ऐसा एक रेंज है जहां पर उसका स्टूडेंट का नंबर ज्यादा है। तो स्टूडेंट का नंबर ज्यादा होने का मतलब ये मत सोचना कि स्पीड ज्यादा है। ये यहां पर नंबर ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब लेमडा मत ज्यादा सोच लेना। इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ, इस नंबर ऑफ वेवलेंथ इस रेंज में आने वाला वेवलेंथ का नंबर ज्यादा है, पढ़ने वाला की संख्या ज्यादा है। मतलब जो लाइट इमिट कर रहा है एक ऐसा रेंज आएगा, यानी ऐसा सोच लो कि कम वेवलेंथ इमिट करने वाला की भी संख्या कम है और ज्यादा वेवलेंथ इमिट करने वाला की भी संख्या कम है। एक ऐसा वेवलेंथ का रेंज होगा जिसमें संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। इस तरह से सोचना है, ये नहीं कि इंटेंसिटी में और लेमडा में रिलेशन है। नंबर कम और ज्यादा, समझ में आया क्या ये? तो ये पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैं बोल दे रहा हूं क्या लिखना है। नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी लेस। यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का संख्या क्या है? इसीलिए तो ग्राफ जाके फिर ऐसे आया है इसमें। और एक ऐसा एवरेज वेवलेंथ है जिसका नंबर क्या है?
तो पिक पॉइंट नंबर को बता रहा और इस रेंज को बता रहा है। आगे चल के जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें एक आएगा VRMS वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू, वो ऐसा ही डिफाइन किया जाता है। उसमें भी एक आता है मैक्सवेल का, फिर से आएगा हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्टेट ऑफ मैटर में आता है, ऐसा ही वो होता है। अब ऐसा सोचो कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए तो क्या होता जा रहा है, ये पिक ऊपर क्यों भाग रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से पिक ग्राफ ऊपर क्यों भाग रहा है? टेम्परेचर बढ़ा के देखो इसमें से, अब इनको ग्लूकोन-डी पिला दो जो दौड़ रहे थे, तो जो कम स्पीड वाले होंगे वो किस में चले आएंगे, जो 5 से 10 में। अब इनको ग्लूकोन-डी पिलाओगे तो ये इस रेंज में आ जाएंगे, यानी उनकी संख्या और कम हो जाएगी। और जो ये होंगे, अब जो कम मार्क्स ला रहे तो थोड़ा उनको मोटिवेट कर दो, पढ़ाने के लिए तैयार कर दो, तो वो उनका मार्क्स बढ़ जाएगा, तो वो उस रेंज में लाई करने लग जाएंगे, यानी उनकी संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसीलिए ग्राफ ये पिक पकड़ता है, ऊपर से भागता है। ये 2-3 लाइन समझ में आ गया ना? ये फिर से ग्राफ समझाएंगे स्टेट ऑफ मैटर में, ऐसा ही ग्राफ आता है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर 2-3 पॉइंट मैं लिखवाता हूं। ये ग्राफ समझ में आया कि फिर से समझाना है? ज्यादा इसमें नहीं सोचना है, 2-3 बातें सोचना है। कम लेमडा वाला की संख्या कम, ज्यादा लेमडा वाला की संख्या भी कम। एक ऐसा लेमडा का वैल्यू होगा जिसमें संख्या ज्यादा होगा। सिर्फ लाइफ एग्जांपल से समझाया हूं। ग्राफ पिक क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि जो इनको ग्लूकोन-डी पिलाओगे तो ये अब ज्यादा स्पीड से भागने लग जाएंगे, तो उनका संख्या इसमें जुड़ गया ना। तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। सोचोगे तब आएगा ये ग्राफ के बारे में, नहीं सोचोगे तो नहीं आएगा। ऐसे ऊपर ऊपर समझोगे तो नहीं आएगा ये ग्राफ। पहले ये ध्यान देना किसके किसके बीच में रिलेशन है, इसे लाइव एग्जांपल से समझाया हूं। अब इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो अगर चीजें समझ में आती है तो तुम स्टेटमेंट लाख दो मेरे को। अगर हम इतना जानते हैं तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम कैसा भी स्टेटमेंट बना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं सोचना है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, लिखवा दिया हूं। इंटेंसिटी में और एनर्जी में कोई रिलेशन है, जहां एनर्जी है वहां लेमडा है, तो इसमें और इसमें कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। मत सोचना कि लेमडा बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं ग्राफ है। वो ग्राफ कुछ और ही बोल रहा है। इंटेंसिटी का रियल मीनिंग होता है नंबर ऑफ रेडिएशन। कहीं इसमें लिखा होगा वॉल्यूम में, नहीं भी लिखा होगा तो लिख लेना, नंबर ऑफ रेडिएशन। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या पहला पॉइंट लिखोगे, ये लिखोगे कि लोएस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में रहने वाला रेडिएशन की संख्या क्या है, कम है। तो लिखो, लिख लिए। और फिर लिखो एवरेज वाले का सबसे ज्यादा। हाँ, फिर लिखो कि ग्राफ पिक क्यों पकड़ रहा है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर घटाने पे ग्राफ फ्लैट क्यों जा रहा है, नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। 2 वर्ड बोल सकते हैं, ग्राफ फ्लैट क्यों आ रहा है या टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ पिक क्यों पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि जो अब मान लो जो पहले कम स्पीड में दौड़ रहे थे 5 से 10, उसमें नंबर क्या था, 9 था। और जब इनको ग्लूकोन-डी पिला के दौड़ाया गया तो अब 5 से 10 वाला की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो गया ना। ये तो इस रेंज में भाग गए।
तो ये वाला रेंज में क्या हो जाएगा संख्या, अब 11 से 20 वाला में संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जहां मान लो यहाँ पर 6 कम हुआ तो मान लो तो यहाँ अब एक ही रह गया है, तो 8 इसमें चले गए तो 69 हो गया। यानी यहाँ कम हुआ तो यहाँ बढ़ेगा ना। ओवरऑल स्टूडेंट तो सही 100 ही है ना, थोड़े ग्लूकोन डी पिलाने से 200 हो जाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट 200 नहीं होंगे, स्टूडेंट 100 ही रहेंगे। तो ये अगर कम होगा तो वो नंबर कहाँ जाएगा। अब जो 1-2 फेल हो रहे थे अब मोटिवेट किए तो कहाँ भागेंगे, ऊपर 40-50 नंबर % के ऊपर भाग जाएंगे वो, तो वो संख्या इधर जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला वैल्यू नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। ये रेंज में अब ये वाला वैल्यू कम हो रहा है और ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ वेवलेंथ यानी नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का रेंज है। वेवलेंथ मत सोचना, डायरेक्ट वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं होता इंटेंसिटीज में। लिख लिए 3.4 पॉइंट, सबने लिखा गया। कम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में नंबर क्या होता है। अब लाइट इमिट कर रहा है, मान लो बहुत लाइट इमिट कर रहा है, ये अलग अलग वेवलेंथ इमिट कर रहा है, तो कम वेवलेंथ में का इसका संख्या कम होगा और ज्यादा वेवलेंथ में इसकी संख्या क्या होगा, कम होगा। एक ऐसा वेवलेंथ आएगा जिसमें संख्या क्या होगा, ज्यादा, और इसको और हिट कर दें तो इस रेंज में मिलने वाला वेवलेंथ की संख्या और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ग्राफ ऊपर भाग रहा है। हो गया ना ये। अब हेडिंग डालना स्पेक्ट्रम। अब धीरे धीरे हम बोर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कल के क्लास में हम बोर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले अभी केमिकल बॉन्डिंग तैयार करो, तब तक अगला टेस्ट बोर तक आएगा सिलेबस में, तब तक बोर का हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ के, क्योंकि बोर में टाइम लगेगा, और उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा। अब ये नहीं कि सैटरडे को पेपर है, फ्राइडे को सिलेबस खत्म हो रहा है, फिर एमसीक्यू कब बनाओगे। नेक्स्ट इस बार नहीं है, मतलब नेक्स्ट तक बोहर खत्म हो जाएगा और हम उससे ऊपर क्वेश्चन भी बना लेंगे। केवल थ्योरी पढ़ने से थोड़े क्वेश्चन बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक के बनाना है। तो पहले स्पेक्ट्रम के बारे में सुन लो, इसके बाद हम लिखेंगे। पहले अब लिखना नहीं है, अब नोटबुक बंद कर लो, आराम से सुनो। पहले सुना रहा हूं कहानी। तो हमें 10th में पढ़ के आए होंगे कि जो सनलाइट है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो व्हाइट जो लाइट है वो कितने कलर में डिस्पर्स हो जाता है, 7 कलर में डिस्पर्स होता है विग्बियोर में। और उस विग्बियोर में 7 कलर में डिस्पर्स होने का रीजन क्या है, 7 कलर में डिस्पर्स होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर 7 कलर है और 7 कलर का लेमडा क्या है। जब प्रिज्म से पास करोगे तो जितने भी लेमडा उसको क्या कर दिया, फिल्टरेट कर दिया, वो अलग अलग लेमडा, और इसीलिए अलग अलग वो डिस्पर्स हो जाता है। अगर लेमडा अलग अलग नहीं होता तो 7 कलर नहीं दिखता, हमें सिर्फ व्हाइट ही दिखता। प्रिज्म से पास करो या कहीं भी पास करो तो व्हाइट का व्हाइट ही रहता। उसमें 7 कलर के जो लेमडा है वो अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट, जब वो डिस्पर्स होता है तो क्या ऐसा होता है कि रेड कलर, फिर ऑरेंज, या विग्बियोर में पहले वायलेट, ब्लू, ऐसा दिखता है क्या, मतलब कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। अभी डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग समझाएंगे। यानी एक कलर से दूसरे कलर के बीच में गैप होता है क्या, एक कलर दूसरे कलर में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। क्यों मर्ज होता है, हर चीज का वजह है, क्या है मर्ज होना। अब देखो, पहले मर्ज होने का मीनिंग समझा दे रहा हूं क्या है। ये है एनसीईआरटी लेके आया इसलिए क्योंकि इसमें डायग्राम कलरफुल है, ठीक है, लाइव भी कलरफुल हो जाएगा। तो ये हमारा 7 कलर है विग्बियोर। अब यहां तुम ध्यान से देखो, 7 कलर अलग अलग होने का रीजन अलग अलग लेमडा है। ये ब्लू है, ये रेड है, तो तुरंत ऑरेंज नहीं दिखा दिया है, वहां पर मिक्सिंग दिखाया है। अगर यहां पर येलो है तो यहां थोड़ा मिक्सिंग हुआ है,
बाउंड्री लाइन पे। यहां पर बिल्कुल एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लू, यहां पर येलो है तो बिल्कुल यहां पर ब्लू दिखा दिया, ऐसा नहीं है, यहां पर मिक्सिंग दिखाया है। तो एक कलर दूसरे कलर में क्या है, मर्ज है, इसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब एक कलर के दूसरे कलर के बीच में गैप नहीं है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस रेंज होने का रीजन, हाँ सेम हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये मान लो रेड है, अब रेड का वेवलेंथ का रेंज कितना है, 750 है, लेकिन क्या 750 एक ही है इसका, एक रेंज होता है इसका, 740 से 780 तक। हम तो एक नाम लिया था हमने कि इसका एक रेंज होता है। अब मान लो इसके पहले जो ऑरेंज कलर है उसका भी रेंज होगा, उसका भी एक रेंज हो, मान लेते उसका रेंज है, चलो नहीं याद है कोई, 680 से लेके 780 तक है, या 750 तक है, इसका मान लेते हैं, ऐसा है, हमने मान लिया। अब इसमें से एक जो इसका जो हाईएस्ट है और इसका जो लोएस्ट है वो कुछ मर्ज हो रहा है, इसका हाईएस्ट 750 है, इसका 740 है लोएस्ट। तो इस बीच में जो लेमडा जो लाइट आएगा, और मान लो उसका लेमडा 750 हमने बोला, तो या तो मैं ऑरेंज में रखूं या तो मैं रेड में रखूं, या दोनों को मैं मिक्सिंग बोलूं। तो इस रेंज में यानी बाउंड्री लाइन पर रहने वाला कलर इसलिए मर्ज होते हुए दिखाई देता है कि ना तो मैं रेड बोल सकता हूं ना तो ऑरेंज बोल सकता हूं, वो मर्ज होते हुए एक दूसरे में मिक्सिंग होते हुए दिखाई देता है। तो मिक्सिंग का वजह यही है, क्योंकि इसका रेंज और इसका रेंज में क्लियर रेंज नहीं है कि जैसे 740 से इसका 780 तक और यहां पर 700 से लेके 739 तक, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे। ये कुछ जो रेंज है बाउंड्री लाइन पे वो मर्ज हो रहा है, यानी इसका अगर लेमडा 750 आ गया तो हम क्लियर बातें नहीं बोल सकते कि इसका है कि इसका है, ये दोनों के बीच में मर्ज हो रहा है। इसीलिए जब दो कलर का जहां पर ये बाउंड्री लाइन आएगा वहां मर्ज होते हुए दिखाई देता है, इसीलिए एक कलर दूसरे कलर में मर्ज है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस। इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस। तो जो व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, 7 अलग अलग कलर डिस्पर्स होता है और ये कंटिन्यूअस होता है। ये क्लियर हो गया। हालांकि इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है तो नहीं जानना है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है। समझ में आया क्या? तो हम पढ़ेंगे अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें लेना देना है डिसकंटिन्यूअस से। तो डिसकंटिन्यूअस को पहले समझना क्या होता है, और इसी के ऊपर सब कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेस्ड है। अब मान लो हम यहां से डिसकंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है हाइड्रोजन के अंदर, अब ये ऑर्बिट है, तो दो तीन बातें, लोअर ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है या ज्यादा होता है? लोअर ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है या ज्यादा होता है? एनर्जी कम होता है। कम ही होगा ना, जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे जीरो होता चला जाएगा। लोअर ऑर्बिट है लोअर एनर्जी, लोअर याद रखना। हाइयर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है? तुम पढ़े भी हो 1s 2s 2p, एनर्जी क्या होता जा रहा है? लोअर ऑर्बिट को पहले भरते हैं, एनर्जी जिसको पहले भरते हैं उसका एनर्जी क्या होता है? कम होता है ना। ऑर्बिट बोलो या सबसेल का भी हम बता सकते हैं कि इसका कम है, और क्वेश्चन आया भी था तुम लोगों को एमओटी में। अब हाइयर ऑर्बिट का, और इसको हम डिस्कस करेंगे भी आगे, हाइयर ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है, हाई होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, कार्बन के लिए चाहे किसी के लिए पढ़े, हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ है और ये हम जंप करवाते हैं, यहां से यहां लेके जाते हैं। तो जंप करवाने का मतलब ये एनर्जी लोअर है और ये एनर्जी हायर है। लोअर से हायर में गया तो हमने तो वहां केवल जंप करवा दिया था, अब इसके बीच में हम बातें बता रहे हैं क्या क्या हुआ होगा। जब लोअर से जब हायर में गया होगा तो एनर्जी क्या किया होगा? एब्जॉर्ब। जब लोअर से हायर में गया होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा कि नहीं?
मान लो एनर्जी लोअर है और हायर, यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। कुल मिला के ये है कि जब यहां इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये जंप मारेगा, मान लेते हैं 5 जूल है, हालांकि दूसरा होता है लेकिन मानते हैं, और यहां पर है 10 जूल, यहां पर 15 जूल और यहां 20 जूल। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना। इसको किस नाम से जानेंगे, एक्साइटेशन। यही ना बोलते थे एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब मान लो इलेक्ट्रॉन, अब एक्साइटेशन पहले इसको देख लेते हैं। ये एक्साइटेशन हुआ, लोअर से हायर में जाना, एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी एब्जॉर्ब करना मतलब एक्साइटेशन जाना, और जहां जहां एनर्जी का डिफरेंस आएगा, जहां जहां एनर्जी है वहां वहां क्या है, लेमडा है। अब यही बोला था, जहां जहां एनर्जी है, और मैं डेल्टा ही लिख रहा हूं, वहां वहां लेमडा है। यानी इसमें एनर्जी का चेंज आया तो एक लाइट इमिट होते हुए दिखाई दिया। जब एक्साइटेशन हुआ तो एक लाइट इमिट दिखाई दिया, क्योंकि एनर्जी का चेंज आया। अब ध्यान देना, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहीं दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, चलो यहां पर मान लेते हैं। तो ये हायर से कहां आया, तो डी एक्साइटेशन होता है। अब ये बोलोगे डी एक्साइटेशन क्यों होता है, तो कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहते हैं, लोअर में रहना चाहते हैं, इसीलिए डी एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन क्यों होता है, कि वो एनर्जी हम दे रहे हैं। अब यहां हायर से जब लोअर में आया तो यहां एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इमिट होता है, यानी एनर्जी रिलीज होता है। तो लोअर से हायर में जाना एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, और हायर से लोअर में आना यहां एनर्जी इमिट होगा, रिलीज होगा। और जब जब एनर्जी रिलीज होगा तब तब लेमडा आएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। यानी एक केस हमने लिया एक्साइटेशन का और एक केस लिया हमने डी एक्साइटेशन का। एक्साइटेशन के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एक्साइटेशन के केस में लोअर से हायर में जंपिंग होती है। एक केस लिया हमने डी एक्साइटेशन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हायर से कहां जंप हो रहे हैं, और एनर्जी क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, और जहां एनर्जी इमिट हो रहा है वहां लेमडा है। यानी इस केस में भी लाइट क्या होगा, एक रेडिएशन निकलेगा। यानी कुल फाइनल लाइन हमारा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में जाएगा तो उसको एक्साइटेशन बोलेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और उस केस में एक लाइट इमिट होगा, क्योंकि एनर्जी का चेंज हुआ है। जहां जहां एनर्जी चेंज है वहां वहां लेमडा है। अब दूसरा बोलो, जब हायर से लोअर में आया है तो उसको डी एक्साइटेशन बोलेंगे, एनर्जी इमिट हुआ है, रिलीज हुआ है, और उस केस में डी एक्साइटेशन बोलेंगे, और वहां भी एनर्जी का चेंज हुआ है, और वहां भी लाइट क्या होगा, इमिट होगा, वहां भी एक रेडिएशन निकलेगा। तो दो केस में रेडिएशन निकला। अब इसी को प्रिज्म से पास करवाया गया, इस लाइट को प्रिज्म से पास करवा दिया गया। अब व्हाइट लाइट को पास नहीं करवाया गया, इस लाइट को पास करवाया गया। यही सब चीजें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो यहां से कुछ अजीबोगरीब स्पेक्ट्रम दिखा हमें, कंटिन्यूअस नहीं दिखा, डिसकंटिन्यूअस दिखा। अब डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग एनसीईआरटी में यहां कलर बना के दिया हुआ है। डिसकंटिन्यूअस का मैं मीनिंग बता दे रहा हूं, यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब देखने को मिलेगा, जब एक्साइटेशन होगा, तब जब डी एक्साइटेशन होगा। पहला पॉइंट। कंटिन्यूअस कब देखने को मिलेगा, व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कब देखने को मिलेगा, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। अब दो तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिला, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, दोनों को लाइन स्पेक्ट्रम, यानी डिसकंटिन्यूअस इज आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब पहले इसको समझ लो, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ, अब इसको जब प्रिज्म से पास कराया गया तो इसका नाम रख दिया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर देख लो क्या हुआ है, ये जब हुआ है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब ये कैसे हुआ है, कलर है,
बीच में एक छोटा सा डार्क लाइन आया, जिसे ये कोड बार देखते हो ना, जिसपे प्राइस वगैरह लिखा जाता है, व्हाइट होता है बार होता है, व्हाइट होता है फिर ब्लैक बार होता है। वैसे कलरफुल लाइफ, फिर डार्क लाइफ आ गया, फिर कलरफुल, फिर डार्क लाइन का एक लाइन आ गया, फिर कलर, फिर डार्क लाइन, यानी गैप आ रहा है। एक कलर के बीच में दूसरे कलर के बीच में क्या आ रहा है? गैप आ रहा है, उसमें ब्लैक लाइट आ रहा है, दिख रहा है ना? कलर फिर ब्लैक, कलर ब्लैक, कलर ब्लैक, ब्लैक का लाइन आ रहा है छोटा छोटा, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, यानी एक कलर दूसरे कलर में मर्ज नहीं है, उसके बीच में गैप आ रहा है, और वो गैप कौन लेके आ रहा है? ब्लैक कलर। तो ये अब ये जब पास किया गया एब्जॉर्प्शन वाला, तो ये रेडिएशन दिखा, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। और जब इसको प्रिज्म से पास करवाया गया तो ये दिखा, ब्लैक दिखा, और बीच में लाइन के जैसा कलर दिखा, फिर ब्लैक दिखा, फिर लाइन के जैसा कलर दिखा, यानी इसके बीच, इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या दिखा? कलर के बीच में ब्लैक का लाइन, और इसमें क्या दिखा? ब्लैक के बीच में कलर दिखा। तो इमिशन में ब्लैक के बीच में कलर होता है, और एब्जॉर्प्शन में कलर के बीच में ब्लैक होता है। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और इसी को पकड़ लिया था बोहर ने कि ऐसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। तो यही से हम पहुंचेंगे आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो इसको कल लिख के लाना, या तो वॉल्यूम से लिख लेना। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ में आ गया, कब दोनों अकर होगा समझ में आ गया। डिसकंटिन्यूअस को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लाइन के जैसा वो बार आ रहा है। डिसकंटिन्यूअस में दो टाइप, एक एब्जॉर्प्शन और एक, कब एब्जॉर्प्शन होगा कब इमिशन होगा, क्लियर है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कलर के बीच में ब्लैक, और इमिशन में क्या होगा? तो एनसीईआरटी में देख के डायग्राम बना के लाना। कल इसके आगे हम फिर बोहर स्टार्ट कर देंगे।